Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. So in this video I'm going to discuss about RTE Act 2009. This is a very important topic for all teaching exam like you are preparing for CTET, KVS, TSSB, UPTET and REET. You can prepare it for all the teaching based examination. सो फर्स्ट ऑफ ऑल RTE एक्ट 2009 है क्या? इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जैसा कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ जो बात की गई है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई है। तो आइए हम इसे ब्रीफ में पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें। हर एक स्लाइड्स में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आप मिस कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो वाइल वॉचिंग इट। सो द मेन पॉइंट्स ऑफ RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट के मेन पॉइंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी कर दिया गया between the age group of 6 to 14 years. In RTE Act 2009, there was a provision of free and compulsory education to all the children between the age group of 6 to 14 years. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसके अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। तो ये RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो जैसे NCF, RTE एंड मैनी मोर टॉपिक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी बना दिया गया, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए की गई। नेक्स्ट इसमें जो बात की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर लेता है, किसी वजह से उसका ड्रॉप आउट हो जाता है आइदर ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो उसे अगर वो दोबारा से पढ़ना चाह रहा है तो उसे जो एडमिशन दी जाएगी वो एज अप्रोप्रिएट क्लास में दी जाएगी, मतलब उसके एज के अकॉर्डिंगली ही दी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर उसने थर्ड क्लास में अगर पढ़ना लीव कर दिया, ड्रॉप कर लिया थर्ड क्लास में और अब उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो उसे ऐसा नहीं कि फोर्थ क्लास में एडमिशन दिया जाएगा या फिर से थर्ड क्लास में एडमिशन दी जाएगी, उसे उसके एज के अकॉर्डिंगली एडमिशन प्रोवाइड की जाएगी। ये बात RTE एक्ट 2009 में की गई। नेक्स्ट, अब यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8, मतलब क्लास 8 तक के बच्चों को क्लास में रोका नहीं जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फेल नहीं किया जाएगा बच्चों को 8th क्लास तक, उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमने देखा कि नॉर्मली RTE के अंदर 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई, लेकिन अगर उसे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जो एज लिमिट होता है वो 18 ईयर्स होता है। तो आप जस्ट एज लिमिट को याद रखेंगे कि अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो डैट वुड बी बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो एज जो हो जाएगा, एज की जो लिमिट होगी वो 18 ईयर्स तक होगी। Now a brief history about RTE Act 2009 means RTE Act कैसे आया, इसको लाने के पीछे क्या रीजंस थे और किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आया, इसे कहाँ पारित किया गया, सबसे पहले किसने इसे पारित किया, इन सब चीज़ों को हम ब्रीफली इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। RTE एक्ट 2009 वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1st April 2010 इन द इंटायर कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। RTE एक्ट 2009 को 1st April 2010 को पूरी कंट्री में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में।
और कौन से डेट को किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE Act 2009, India became 135th country to implement education as a fundamental right. RTE को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंडिया 135वां कंट्री बन गया जिसने शिक्षा को फंडामेंटल राइट मीन्स मौलिक अधिकार बना दिया, और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाने लगी 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा कंट्री बन गया, तो 135th कंट्री बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एजुकेशन जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट बन गई, हमारा मौलिक अधिकार बन गया, जिसके लिए हम अगर हमें नहीं दिया जाए तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है, वो राइट्स जो अगर अपने को नहीं मिलता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, जबकि 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और 20 जुलाई 2009 को ये जो विधेयक था जिसे सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया गया, जबकि 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये कुछ हिस्ट्री थी कि कैसे RTE Act 2009 लागू हुआ। तो आपने देखा कि इसे 1 अप्रैल 2010 को पूरी कंट्री में लागू किया गया है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको याद रखना है कि कहाँ लागू नहीं किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद इंडिया 135th कंट्री बन गई जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। नेक्स्ट कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये हमारा मौलिक अधिकार बन गया। इसे पहले राज्यसभा में लागू किया गया, फिर लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगर आप सीटेट की बात करते हो तो सिर्फ यहाँ पे पूछा जो जाएगा वो कहाँ कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सी डेट को पूरी कंट्री में, और किस स्टेट में ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बस आप इतना याद रखेंगे। लेकिन अगर आप KVS, रीट ऐसे एग्ज़ाम जो सीटेट के बाद कंडक्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 135th कंट्री है इंडिया जहाँ की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और इसे पहले कहाँ पारित किया गया, तो राज्यसभा, फिर लोकसभा एंड देन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, What were prohibited in RTE Act 2009? RTE Act 2009 में किन चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया था, मतलब किन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया था, रोक दिया गया था। तो देखिए, टीचर्स कांट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट टू द स्टूडेंट। टीचर जो है वो बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, बच्चों को मेंटली हैरास नहीं कर सकते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स क्या, बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर देना, मुर्गा बना देना, इस टाइप का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं टीचर, और ना ही उनको मेंटली हैरास कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, इट वुड बी स्क्रीनिंग नॉट स्क्रीमिंग, स्क्रीनिंग होगा यहाँ। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द पेरेंट्स वुड टेक्स प्लेस। This one is also parents means जो पेरेंट्स है उनका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा उनके बच्चों के एडमिशन के लिए, मतलब पेरेंट्स का बेसिकली कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर बच्चों का एडमिशन होना है तो उनसे कोई कैपिटेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। टीचर सिर्फ जो जनगणना जो की जाती है उसमें भाग ले सकते हैं, या फिर आपदा आने पे, आपदा की स्थिति क्रिएट होने पे वो राहत कार्य में भाग ले सकते हैं। ठीक है, टीचर का रोल क्या होगा कि टीचर प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ जनगणना जो होता है उस कार्य में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर आपदा की स्थिति बनने पे राहत कार्य में भाग ले सकता है। नेक्स्ट वन इज रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकग्निशन इज प्रोहिबिटेड। अगर कोई स्कूल ऐसे चलाई जा रही है जो एफिलिएटेड नहीं है, उसको रिकग्निशन नहीं मिला है, तो उसे बंद करवा दिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो गलत है।
नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो टीचर्स और यू कैन से कि प्यूपिल और टीचर का जो रेशियो रखा गया वो क्या था, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम अगर प्राइमरी क्लास की बात करें, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक कक्षा की अगर हम बात करते हैं छोटे क्लास के लिए, तो जो प्यूपिल टीचर रेशियो होगा वो क्या होगा, 30:1। मतलब अगर 30 स्टूडेंट है तो एक टीचर होना चाहिए। फॉर 31 to 60 स्टूडेंट, 31 से लेके 60 स्टूडेंट के लिए 2 टीचर्स होने चाहिए, 61 to 90 के लिए 3 टीचर होने चाहिए, और 91 to 120 स्टूडेंट के लिए 4 टीचर्स होने चाहिए। तो ये जस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी और बाकी पेपर्स में भी, कि अगर स्टूडेंट 30 है तो टीचर कितने होंगे, स्टूडेंट 61 to 90 है तो टीचर्स कितने होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शन में। तो जस्ट आप याद रखोगे कि यहाँ क्या चल रहा है, एक तरफ तो 30 का टेबल हम ले रहे हैं और दूसरी साइड हम 1 2 3 काउंट करते चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 30 होगा 1, 31 से 60 होगा 2, 61 से 90 होगा तो 3, 91 से 120 आएगा तो 4, और फिर अगर 150 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, या 150 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि 5 टीचर एंड 1 हेड मास्टर। तो ये एक अलग केस है, इसको आप टेबल से काउंट करते हुए नहीं कर पाओगे। यहाँ तक तो सही था कि 120 to 150 तक, कि जैसा आप 30 का टेबल देख रहे हैं वैसे ही उसके मल्टीपल लेते चलेंगे 1 का, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन जैसे स्टूडेंट 150 अबव होंगे तो स्कूल में 5 टीचर्स प्लस 1 हेडमास्टर भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर सेकेंडरी, मीन सेकेंडरी के लिए प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, तो सेकेंडरी के लिए प्यूपिल टीचर रेशियो जो होगा वो 35:1 होगा। 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होंगे। तो आपसे जनरली मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, और उसमें क्या आ जाता है 30:1, 35:1, 40:1, 45:1, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये मतलब याद करके रखना होगा कि जो प्राइमरी के लिए रेशियो है डैट इज़ 30:1, जबकि आप सेकेंडरी की बात करते हो तो रेशियो वुड बी 35:1। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ टीचर फॉर मैथ्स एंड साइंस। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो मैथ्स और साइंस के लिए कम से कम एक टीचर होने चाहिए, एक टीचर सोशल साइंस के लिए होने चाहिए, एंड देयर मस्ट बी अ टीचर फॉर लैंग्वेज, और लैंग्वेज के लिए भी एटलीस्ट एक टीचर होने चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्शन की हम बात करें तो प्यूपिल टीचर रेशियो जो होगा वो होगा 35:1। एक टीचर जो होंगे वो मैथ्स एंड साइंस के लिए होंगे। देयर मस्ट बी अ टीचर फॉर अ सोशल साइंस एंड देयर मस्ट बी अ टीचर फॉर लैंग्वेज ऑल्सो। नाउ अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स की, मतलब एक टीचर को कितने घंटे स्कूल में पढ़ाना है, एटलीस्ट एक एकेडमिक ईयर में कितने दिन पढ़ाने हैं, इनकी बात हम करते हैं। तो फॉर अगर हम प्राइमरी की बात करें 1 to 5 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 200 डेज होते हैं, मींस 800 आवर्स एक टीचर को 1 एकेडमिक ईयर में पढ़ाना होता है। एंड अगर हम 6 to 10th की बात करें तो 220 डेज और 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर होता है। नेक्स्ट, अगर आप वीकली अगर बात करते हो तो 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स होता है, ये वीकली है। दिस वन इज़ वीकली, मतलब एक सप्ताह में टीचर को कम से कम 45 घंटे इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स देने होते हैं। और अगर हम एक साल की बात करें, एक एकेडमिक ईयर की बात करें तो 800 आवर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन, और यू कैन से फॉर 1 to 5th, एंड 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर फॉर 6 to 10th स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अबाउट स्कूल बिल्डिंग। अब RTE एक्ट 2009 में स्कूल बिल्डिंग के बारे में क्या बात की गई है, मतलब स्कूल बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए स्कूल के अंदर। तो फर्स्ट है कि एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 हेड टीचर्स रूम। एक क्लास हर एक टीचर के लिए होगा और एक हेड टीचर का रूम होगा। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट,
एक किचन होना चाहिए स्कूल में जहाँ के मिड डे मील को प्रिपेयर किया जा सके. देयर मस्ट बी अ प्ले ग्राउंड इन अ स्कूल. ठीक है. सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए. एंड देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक. लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्कूल और स्टोरी बुक्स होने चाहिए. इसके साथ ही जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्शन में तो वहाँ पे SUPW टीचर्स की भी बात की गई है. अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो सेकेंडरी सेक्शन में SUPW टीचर्स को भी रखने की बात की गई है. और प्लस स्कूल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए और साथ में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो भी मैंडेटरी होता है. मतलब हर एक स्कूल में जो एटलीस्ट जो नीडेड है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो तो होने ही चाहिए. नेक्स्ट है सम अदर पॉइंट्स. मतलब स्कूल कितने किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए ये भी RT एक्ट 2009 में डिफाइन किया गया. तो उसे हम देखते हैं. फॉर प्राइमरी चिल्ड्रन स्कूल मस्ट बी लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. प्राइमरी प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए जो स्कूल की दूरी होनी चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल का दायरा जो होना चाहिए वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए. इससे ज़्यादा दूर स्कूल नहीं होगा. जबकि अगर हम सेकेंडरी सेक्शन की बात करें फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट स्कूल मस्ट बी लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही स्कूल होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिले. और अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर दिस वीडियो so you can easily comment me. Thanks for watching this video. Thank you all.